हाय। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब मुझे ये कहना पड़ेगा इस टॉपिक के लिए कि ये टॉपिक बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है, बट एट द सेम टाइम अगर हम इसे समझ लें तो ये बहुत इजी है। वैसे ये सबके लिए है ऑब्वियसली ये रूल, बट इस टॉपिक के लिए स्पेशली ये रूल है कि अगर समझ में आ गया तो ये बहुत इजी है, और समझ में नहीं आया तो इससे मुश्किल कुछ नहीं है। एंड बिलीव मी, बहुत सारे सर्जिकल ब्रांचेस के जो डॉक्टर्स हैं वो इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए इसको मेडिसिन के वालों के पास भेजते हैं। ये बहुत ही मुश्किल टॉपिक है और इसका नाम है ECG। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक स्टोरी, एक कहानी आप लोग को सुनाना चाहूँगा। कहानी एक गांव की कहानी है, और उस कहानी में उस गांव में 5 अंधे रहते हैं, और वो बचपन से अंधे होते हैं वो पाँचों। और वो पाँचों अंधे को खबर कहीं से मिलती है, गांव में किसी से सुनने में मिलता है कि गांव में हाथी आया है। तो उन सब में बड़ी ही कौतूहलता, बहुत ही इच्छा होती है जाके हाथी को, मतलब देख सकते नहीं, पर हाथी जाएं और हाथी के पास जाएं, उसको छुएं, उनको बड़ा ये मन होता है करने का। तो वो पाँचों के पाँचों उठ के चल देते हैं और हाथी के पास पहुंच जाते हैं। तो जो पहला अंधा होता है वो हाथी की सूंड पकड़ता है, जो दूसरा अंधा होता है वो हाथी के कान पकड़ता है, जो तीसरा अंधा होता है वो हाथी का पेट पकड़ता है, जो चौथा अंधा होता है वो हाथी का पैर पकड़ता है, और जो आखिरी अंधा होता है, पाँचवा अंधा, वो हाथी की पूँछ पकड़ के आता है। फिर जब पाँचों आपस में मिलते हैं, बाद में हाथी चला जाता है, बाद में बात होती है आपस में, तो सब पूछते हैं भाई तुम बताओ भाई हाथी कैसा था, तुमने देखा हाथी कैसा लगा तुमको। तो जो पहला अंधा होता है जिसने हाथी की सूंड पकड़ी थी, वो बोलता है यार पता नहीं लोग क्यों हाथी हाथी इतना कर रहे थे, ऐसा क्या था, हाथी तो ट्यूब की तरह था, क्योंकि उसने हाथी की सूंड पकड़ी थी तो उसे हाथी ट्यूब की तरह लगा। दूसरा अंधा उसकी बात सुन रहा था, वो हंसने लगा, पागल पता नहीं तुम क्या पकड़ के आ गए हो, हाथी ट्यूब की तरह नहीं होता है, हाथी तो एक बड़े से पर्दे की तरह होता है, क्योंकि उसने हाथी का कान पकड़ा था। तीसरा इन दोनों की बात सुन के हंसने का जोर से, तुम लोग पागल हो गए, पता नहीं क्या क्या छू छू के आ गए हो, पता नहीं तुम लोग का क्या क्या शौक है अजीब अजीब से। हाथी जो होता है वो बड़े से ड्रम की तरह होता है, एक बड़े से नगाड़े की तरह होता है, क्योंकि उसने हाथी का पेट छुआ था। चौथा अंधा फिर हंसता है और कहता है तुम लोग क्या करके आए हो, कहाँ कहीं और शायद तुम लोग चले गए थे। हाथी जो होता है बड़े से खंबे की तरह होता है, क्योंकि उसने हाथी का पैर पकड़ा था। इन सब की बात सुन के जो पाँचवा अंधा था वो ज़ोर से हंसने लगा और बोलने लगा पता नहीं तुम लोग क्या करके आए हो, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। हाथी जो होता है वो एक झाड़ू की तरह होता है, क्योंकि उसने हाथी की पूँछ पकड़ी थी। अब आप मुझे कहानी के बाद बताइए कि कौन सा अंधा सही बोल रहा है, कौन सा अंधा गलत बोल रहा है। सारे अंधे सही बोल रहे हैं, बट ऑब्वियसली सारे अंधे गलत भी बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हाथी के अलग अलग हिस्सों को छुआ या पकड़ा, इसीलिए उन्हें हाथी के अलग अलग हिस्सों के बारे में पता है। कलेक्टिवली हाथी को किसी ने न समझ पाया न देख पाया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि ऐसे ही जैसे हाथी बहुत बड़ा है, वैसे ही एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारी जीवन में, हमारी बॉडी में एक वाइटल ऑर्गन है जिसका नाम है हार्ट, जो हाथी के समान बड़ा है। उसको हम लोग अलग अलग तरह से, अलग अलग अंधे उसको देखते हैं, और फिर वो सारे के सारे अंधे उस बड़े से हार्ट की इन्फॉर्मेशन एक साथ एक जगह इकट्ठी करते हैं और उसे हम समझते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज ECG। तो जो हाथी है वो हमारा दिल है, और जो अलग अलग अंधे हैं, पाँच अंधे नहीं होते हैं बेसिकली, अंधे होते हैं 12, जिस कॉल्ड एज 12 लीड ECG। ठीक है, तो ये अलग अलग लीड्स हार्ट को अलग अलग एंगल से, अलग अलग पोजीशन से देखती हैं। कोई भी एक लीड सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती है, पर हम सारी लीड को जोड़ के अगर देखेंगे तो हमें कलेक्टिवली हार्ट की काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो जो अंधे हैं वो लीड्स हैं, यहाँ पर 12 हैं हमारी कहानी में, उस कहानी में 5 थे, हमारी कहानी में 12 अंधे हैं, 12 लीड और हार्ट को देख रही हैं वो। तो ECG क्या है? ECG का फुल फॉर्म E फॉर इलेक्ट्रो, C से कार्डियो और G से ग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, ऑफ कार्डियक, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, एंड विच वी कैन प्लॉट ऑन अ पेपर showing a graphical representation of electrical activity of heart is called as electrocardiograph। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सब कुछ सही है। तो
उन 12 अंधों को हम यहाँ पर लेके आएंगे और समझेंगे कि कैसे वो अलग अलग पोजीशन से, अलग अलग जगहों से हार्ट को देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। उसको समझने से पहले हम समझते हैं कि ईसीजी कैसे शुरू हुआ। एक भाई साहब थे, उनका नाम था एंथोवियंस। उन्हें उन अंधों की तरह उनको भी बड़ी कौतूहलता थी उनके अंदर, बड़ी उत्सुकता थी जानने की कि हार्ट को कैसे स्टडी करें। उन्हें ये बात पता थी कि हमारी बॉडी है ये वाटर और सॉल्ट से बनी हुई है। ये आपने 3 इडियट्स मूवी में भी देखा हुआ है कि सॉल्ट वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉल्ट वाटर में करंट आराम से बह सकता है। तब उन्होंने दिमाग लगाया कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी तो हार्ट में भी हो रही है हमारे, और हमारी बॉडी सॉल्ट और वाटर से बनी हुई है, तो जो एक्टिविटी नीचे हो रही है उसे हम सरफेस पर से रिकॉर्ड कर सकते हैं। चूंकि हमारी बॉडी एक गुड वॉल्यूम कंडक्टर है। वॉल्यूम कंडक्टर क्यों है? क्योंकि वो वाटर और सॉल्ट से बनी हुई है, इसीलिए हमारी बॉडी जो है वो एक गुड वॉल्यूम कंडक्टर है। और चूंकि वॉल्यूम कंडक्टर है तो जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होएगी उसे हम सरफेस पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो इस एंथोवियन भाई साहब ने एक ट्राइंगल बनाया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया। इक्विलेटरल मतलब वो ट्राइंगल जिसकी सारे साइड्स बराबर हों और एंगल 60 डिग्री का हो, है ना। ये फिजिक्स मैथ्स है, ये आप लोगों को पता होगी। सो इन एन, जो एंथोवियन भाई साहब है उन्होंने बोला कि इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल if electrical activity is happening in the center, then the sum of all the electrical activities if added together will be 0. It will be 0. ये एंथोवियंस का लॉ है जो कहता है कि अगर हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों पॉइंट्स को जोड़ दें और जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है वो सेंटर में हो रही है, तो इन तीनों का जो सम होगा वो 0 होगा। और उन्होंने ये ट्राइंगल हमारी बॉडी पे कैसे बनाया? 2 एक्रोमियम प्रोसेस और प्यूबिक सिम्फाइसिस, इन तीनों को जोड़ के उन्होंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया। और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हो रही है वो सेंटर में हो रही है, और इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम जोड़ देंगे तो जो तीनों का सम आएगा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का वो भी 0 होगा। मगर आप समझ ही रहे हैं कि दिस इज़ नॉट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, पहली बात। एंड सेकेंड थिंग, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इज नॉट हैपनिंग इन द सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल। ऑब्वियसली आप सबको पता है कि हमारा जो हार्ट होता है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है। सो दिस 2 एक्सेप्शंस कि दिस इज नॉट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड हार्ट इज नॉट इन सेंटर, तो इससे नेगेट करने के लिए उन्होंने एक 500 ओम्स का रेजिस्टेंस तीनों पे ऐड कर दिया। 500 ओम्स का रेजिस्टेंस उन्होंने ऐड कर दिया, और इनको ऐड करने के बाद अब जब हम देखते हैं तो ये एक्टिविटी 0 हो जाती है। तो इस तरह से हमने एंथोवियंस लॉ को ठीक कर दिया अपनी बॉडी के हिसाब से। ठीक है, पहला रूल तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि ईसीजी कैसे होता है। आपने खुद देखा कि हमने इस पॉइंट को हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल का 3 साइड्स लिए, मगर हम ईसीजी में इलेक्ट्रोड्स कहाँ बांधते हैं? यहाँ लगाते हैं। आपने देखा होगा, शायद किसी ने देखा हो तो यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं। तो हम तो गलत लगा रहे हैं? नहीं, हम सही लगा रहे हैं, क्योंकि इन अ वॉल्यूम कंडक्टर वॉट एवर एक्टिविटी इज हैपनिंग ओवर हेयर, सेम एक्टिविटी विल बी हैपनिंग ओवर हेयर और हेयर और हेयर और हेयर और हेयर। चाहे यहाँ लगाएं, 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 क्योंकि करंट जो है वो पूरी बॉडी में फ्लो हो रहा है। तो इसलिए हम कहीं भी वॉल्यूम कंडक्टर में कहीं पर भी इलेक्ट्रोड लगाएंगे, रीडिंग सेम आएगी, जो कि एंड्स पे आ रही होगी। इसीलिए अगर शोले के ठाकुर साहब आते हैं आपके पास ईसीजी करवाने के लिए, जिनके हाथ नहीं थे, तो आप उनको ये मत बोलिएगा कि बाबा आपका ईसीजी नहीं हो सकता क्योंकि आपके हाथ नहीं है। उनका ईसीजी हो सकता है। जो कटा हुआ स्टंप है या तो वहाँ लगा सकते हैं, स्टंप नहीं भी है तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं इलेक्ट्रोड्स को, और उनका ईसीजी भी कर सकते हैं। खैर, जोक्स अपार्ट, अब हम आते हैं ईसीजी एग्जैक्ट पे कि होता क्या है। ईसीजी को समझने से पहले हम कुछ बेसिक बातें जो हमने लास्ट लेक्चर में करी थी, जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन करते हैं उस चीज़ का, कि ऑलवेज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रीसीड्स द मैकेनिकल रिस्पॉन्स एंड विच इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग।
जो कि मसल्स में, स्केलेटल मसल में भी होती है और कार्डियक मसल में भी होती है। कार्डियक मसल में पहले ही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी और उसके बाद उसका मैकेनिकल रिस्पॉन्स आएगा। जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है उसको हम सरफेस पे इलेक्ट्रोड्स को लगा करके उसे हम सेंस कर रहे हैं। ओके, गॉट द पॉइंट। सो आपको याद होगा आपका पिछले लेक्चर से कि हमारा हार्ट जो होता है कुछ ऐसा बना होता है ना, बनाते हैं हार्ट को, बनाते हैं हम। मेरी ड्राइंग बच्चों फिर से प्लीज़ आप समझ ही रहे हैं बहुत ख़राब है ना, बार बार बोल के मेरी बेइज्जती मत कराइए आप लोग, मेरा ये ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मैं क्या करूँ। ठीक है, ये हार्ट है, याद ही होगा आप लोग को। सुपीरियर वेना कैवा और राइट एट्रियम के जंक्शन पे आपका एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू जिसे हम कहते हैं SA नोड। कुछ यहाँ पर SA नोड से वेव ऑफ डिपोलराइजेशन शुरू हुई, इम्पल्स निकलना शुरू हुई। और कैसे? बिकॉज एक हमारा जो हार्ट है वो सिंसीशियम है, तो स्पेशलाइज्ड टिश्यू के नेक्स्ट जो आपके कार्डियक मायोसाइट होंगे उसको स्टिमुलेट करेगी। वो जो मायोसाइट होगा वो नेक्स्ट को स्टिमुलेट करेगा, वो जो होगा वो नेक्स्ट को स्टिमुलेट करेगा, बिकॉज ऑफ गैप जंक्शंस। और हमारा एक्साइटेशन जो है, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन जिसकी एक्शन पोटेंशियल है, वो मसल्स के अंदर ट्रेवल करता जाएगा, है ना। तो ये ऐसे नोड ने डिस्चार्ज किया, उसने नेक्स्ट ग्रुप ऑफ मसल्स को स्टिमुलेट किया जो बिल्कुल बगल में लगी हुई है ऐसे नोड के। इन्होंने बगल वाले को स्टिमुलेट किया, 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 और ऐसे पूरे में वेव ऑफ डिपोलराइजेशन ट्रैवल करने लगी, है ना बच्चों। कुछ ऐसे ही किया था ना लोगों ने लास्ट टाइम, है ना। तो ऐसे वेव ऑफ डिपोलराइजेशन एक कार्डियक मायोसाइट से दूसरे कार्डियक मायोसाइट में ट्रैवल करती आती है विद द हेल्प ऑफ गैप जंक्शंस। ये हमने पढ़ा था पिछली बार, है ना। और फिर जब यहाँ पहुँच गई वेव ऑफ डिपोलराइजेशन, तो चूंकि यहाँ पर आपके एट्रियाज और वेंट्रिकल्स के बीच में एक फाइब्रस रिंग है जो कि सेपरेट कर रही है एट्रियाज को वेंट्रिकल से, आपको याद होगा। और क्योंकि फाइब्रस टिश्यू जो होता है वो इट इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, तो ये सारे जो एक्शन पोटेंशियल पहुँच रहे हैं इस फाइब्रस टिश्यू तक, तो यहाँ आके इट डाइज, this one dies, this one dies, and this one dies. The only which doesn't die, that does not die and goes ahead is this one, which stimulates your AV node. याद है बच्चों आप लोगों को पिछले लेक्चर से AV नोड को हमने स्टिमुलेट किया। AV नोड जो कि गेटवे है एट्रियाज और वेंट्रिकल के बीच में, है ना। समझ लेते हैं पहले, फिर इसको ECG में कैसे इंटरप्रेट करना है वो मैं उस पर आता हूँ। AV नोड कंटिन्यूज एज बंडल ऑफ हिस, मैंने आपको बताया था पिछली बार भी। और बंडल ऑफ हिस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर आकर के एक लेफ्ट बंडल ब्रांच देता है और एक देन कंटिन्यूज एज राइट बंडल ब्रांच, और फिर ये परकिंजी सिस्टम में बन जाता है। और परकिंजी सिस्टम जो है वो पूरे के पूरे आपके वेंट्रिकल्स को डीपोलराइज करते हैं। ऐसे भी मैंने बताया था ना, आपको याद आ गया। तो अब क्या हो रहा है बेसिकली कि जो वेव ऑफ डिपोलराइजेशन है पहले पहुंची आपके SA नोड से AV नोड तक, फिर AV नोड से बंडल ऑफ हिस में गई, बंडल ऑफ हिस से परकिंजी सिस्टम में पहले लेफ्ट में गई, लेफ्ट डिवाइड, और फिर राइट में, ऐसे दोनों में एक साथ, है ना। यही होता है ना कुछ। अब आपने ध्यान दिया होगा कि एट्रिया डिपोलराइज हो गया, अब वेंट्रिकल डिपोलराइज हो रहा है ना। यहाँ पर नीचे जब वेव ऑफ डिपोलराइजेशन ये वाली यहाँ पहुँची तो AV नोड पे आके वो कुछ टाइम के लिए रुक गई। आपको मैंने बताया था विच इज कॉल्ड एज AV नोडल डिले। ये क्यों होता है? क्योंकि AV नोड के जो टिश्यू होते हैं इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस, सो करंट फ्लोज थ्रू देम स्लोली, और जब स्लोली करंट फ्लो करेगा तो देयर विल बी अ डिले इन कंडक्शन विच इज कॉल्ड एज AV नोडल डिले। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि एट्रिया पहले कॉन्ट्रैक्ट करें, वेंट्रिकल बाद में कॉन्ट्रैक्ट करें। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करें तो वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हो ताकि सारी की सारी फीलिंग एट्रिया से वेंट्रिकल में आ सके, है ना। ये हमने बात की थी पिछली बार। तो आपने ध्यान दिया कि AV नोड से जो इम्पल्स थी वो बंडल ऑफ हिस में आई, बंडल ऑफ हिस से फिर वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में आई। अब आपको ध्यान देना है बच्चों, खास बात ये कि जो वेंट्रिकल हमारे हैं उनका डीपोलराइजेशन एक पार्ट में नहीं हो पा रहा है। जैसे एट्रिया पूरा एक बार में डीपोलराइज हो गया, मगर वेंट्रिकल ऐसे डीपोलराइज नहीं हो रहा है। वेंट्रिकल 3 पार्ट्स में डीपोलराइज हो रहा है। कैसे? द फर्स्ट टू डीपोलराइज इज द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। सबसे पहले ये होता है डीपोलराइज,
चूंकि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो कंडक्शन इसमें हो रहा है दैट इज परकिंजी सिस्टम कंडक्शन विच इज़ वेरी फास्ट, अराउंड 4 मीटर्स पर सेकेंड स्पीड होती है, तो बहुत जल्दी हो रहा है इसमें कंडक्शन। तो सबसे पहले इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम हो रहा है डिपोलराइज, फिर जो मेन वेंट्रिकल का मसल बल्क है, मेन वेंट्रिकल, दैट गेट्स डिपोलराइज, एंड द लास्ट टू डिपोलराइज इज द बेस ऑफ द ventricle. The last to depolarize is the base of the ventricle. ये देखिए ये बेस है, वेंट्रिकल का बेस है, तो ये लास्ट में डिपोलराइज हो रहा है। तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम सबसे पहले हो रहा है डिपोलराइज, फिर मेन जो बल्क है मसल की वो हो रही है वेंट्रिकल की, वो हो डिपोलराइज, एंड लास्ट टू डिपोलराइज इज द बेस ऑफ द वेंट्रिकल। सो ऐसे हो रहा है डिपोलराइजेशन आपके एट्रिया का और फिर वेंट्रिकल का। अब हम क्या करते हैं, हम इसी एक कार्डियक में क्या ओके आई एम सॉरी, हाँ हम ये कार्डियक टिश्यू को ले लेते हैं यहाँ से, ऐसे ये एक टिश्यू को यहाँ ले लेते हैं और यहाँ बनाते हैं, ठीक है, यहाँ बनाते हैं हम इसको समझने के लिए। एक सेल होता तो सेल हो गया, पर एक से ज़्यादा है तो ये टिश्यू बन गया, है ना बच्चों, समझने के लिए खाली। है ना, अगर यही टिश्यू को यहाँ से की बजाय हमने यहाँ से लिया होता तो यहाँ पर ऐसे नोड होता, ये ऐसे नोड है ना, ये होता है आपका ऐसे नोड, और सबसे पहले ऐसे नोड डिपोलराइज हुआ, उसने नेक्स्ट कार्डियक मायोसाइट को डिपोलराइज किया, नेक्स्ट ने नेक्स्ट को किया क्योंकि यहाँ पर गैप जंक्शंस हैं, नेक्स्ट ने नेक्स्ट को किया क्योंकि यहाँ भी गैप जंक्शंस हैं, और नेक्स्ट ने नेक्स्ट को किया क्योंकि यहाँ भी गैप जंक्शंस हैं। गैप जंक्शंस आर बेसिकली लो रेजिस्टेंस इंटरसेलुलर ब्रिजेस बिटवीन टू सेल्स, दे आर द गैप जंक्शंस। ये देखिए, ये गैप जंक्शन 1, ये 2, ये 3, ये 4 ऐसे, और इन्हीं गैप जंक्शंस की वजह से वेव ऑफ डिपोलराइजेशन ट्रैवल कर रही है। अब भाई साहब जो हमारे एंथोवेंस भाई साहब थे, उन्होंने क्या किया, एक आपने नाम सुना होगा गैल्वेनोमीटर, उन्होंने एक स्ट्रिंग गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया। स्ट्रिंग गैल्वेनोमीटर को यूज़ किया उन्होंने, एक एंड को उन्होंने पॉजिटिव से जोड़ा, ये एक गैल्वेनोमीटर है, अज्यूम कर लीजिए ये गैल्वेनोमीटर है, ये अभी 0 पे है, दिस इज 0, ठीक है। अब उन्होंने इसके एक एंड को नेगेटिव से जोड़ दिया और दूसरे एंड को उन्होंने पॉजिटिव से जोड़ दिया, ठीक है। अभी कुछ नहीं हुआ है, जो ऐसे नोड था हमने हटा दिया है यहाँ से, सपोज कर लीजिए यहाँ ऐसे नोड नहीं है, पर ऐसे नोड का स्टिमुलस उसको मिल रहा है, हम इलेक्ट्रिकली केमिकली स्टिमुलेट कर रहे हैं। इस कार्डियक टिश्यू को हम इलेक्ट्रिकली सपोज करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं उसको, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे हम इसको स्टिमुलेट करेंगे क्या होगा, इसके नॉर्मली रेस्टिंग कंडीशन में क्या होता है, रेस्टिंग कंडीशन में इट इज इनसाइड इज नेगेटिव, हमने पढ़ा हुआ है, ये याद है आपको बच्चों, आप लोग अपने पहले लेक्चर से, इनसाइड इज नेगेटिव, याद होगा ना, क्यों, क्योंकि पोटेशियम अंदर ज़्यादा है और सोडियम पोटेशियम ATPase पर हम काम कर रहे हैं, जो कि 3 सोडियम को बाहर 2 पोटेशियम को अंदर, इसी वजह से अंदर नेगेटिव आता है। आपको याद होगा ना बच्चों, याद आया पिछले लेक्चर से, तो अंदर नेगेटिव है। अब रेस्टिंग स्टेट में RMP जिस कॉल्ड एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, RMP इज नेगेटिव इनसाइड, ये अंदर नेगेटिव है और ऑब्वियसली बाहर पॉजिटिव है, यही होता था ना, हमें याद है आप लोग को अपने पुराने लेक्चर से। अब हमने ऐसे नोड ने इसको स्टिमुलेट किया, जैसे ऐसे नोड को स्टिमुलेट किया क्या हुआ, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खुले, सोडियम अंदर आया, सोडियम के अंदर आते क्या हो गया, अंदर बिकम्स पॉजिटिव, गुड, अंदर पॉजिटिव हो गया। अब चूंकि अंदर पॉजिटिव हो गया तो ये पॉजिटिव आयन, कुछ पॉजिटिव आयंस आपके गैप जंक्शन से फ्लो करेंगे नेक्स्ट वाले में, ये पॉजिटिव हो जाएगा, हुआ पॉजिटिव, यहाँ पर रुक जाते हैं, आधा टिश्यू पॉजिटिव है आधा टिश्यू नेगेटिव है, तो एक इलेक्ट्रिकल डायपोल बन गया विथ पॉजिटिव मूविंग लाइक दिस, पॉजिटिव वेव इज मूविंग लाइक दिस, आप देख रहे हैं पॉजिटिव वेव इस तरह मूव कर रही है, तो बेसिकली ये एक
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट कर रहा है। और जब एक फोर्स आ रहा है तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होगा और उस फोर्स का डायरेक्शन भी होगा। आप लोग अपनी फिजिक्स से याद होगा बच्चों, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, कोई भी फोर्स जब होता है तो इट एक्ट्स लाइक अ वेक्टर, इट हैज़ अ डायरेक्शन एंड इट हैज़ सम मैग्नीट्यूड। तो आप देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहा है। इन दिस एग्जाम्पल एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड विच विल प्रोड्यूस अ पॉजिटिव डिफ्लेक्शन इन योर गैल्वेनोमीटर। इस गैल्वेनोमीटर में एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आएगा। क्यों? क्योंकि वेव ऑफ डिपोलराइजेशन विच इज एन positive electromagnetic force is traveling towards a positive electrode. Positive will produce a positive deflection. Got the point? So whenever tissue is partially depolarized and partially resting, there will be a wave of depolarization which is traveling towards the positive electrode. There will be positive deflection. ठीक है, फिर ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स इधर आ जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ये पूरा का पूरा टिश्यू इट बिकम्स डीपोलराइज्ड, हो गया पूरा पॉजिटिव। नाउ अगेन रीडिंग विल बिकम जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि ओनली व्हेन इट इज partially depolarized they will, or partially repolarized, they will be reading in the galvanometer. Whenever it is totally in the resting state or it is totally depolarized or totally repolarized, there will be no deflection in the galvanometer. पहला रूल क्या हुआ कि जब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ट्रेवल कर रहा होगा तब पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगा। जब टिश्यू टोटल रेस्टिंग स्टेट में होगा तब भी कोई डिपोलराइजेशन नहीं होगा। जब टिश्यू टोटली डिपोलराइज होगा तब भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हम ये जो टिश्यू है इसको डबल कर लेते हैं। ऐसे ये ऐसे कर लिया हमने। सेम वैसे ही, बस हमने पहले टिश्यू की एक लेयर थी, अब टिश्यू की 2 लेयर कर दी हमने। फिर से हमने इसको यहाँ स्टिमुलेट किया। अब ये ऊपर वाला पॉजिटिव हुआ और नीचे वाला भी पॉजिटिव हुआ, है ना। अब हम अगर रिकॉर्डिंग करेंगे तो जो डिफ्लेक्शन पिछली बार आया था, सपोज ये, इस बार क्या होगा, उसका डबल डिफ्लेक्शन आएगा। डबल डिफ्लेक्शन क्यों आएगा? क्योंकि इस बार मैग्नीट्यूड इज मोर एज कंपेयर टू लास्ट टाइम। मोर द अमाउंट ऑफ टिश्यू, स्ट्रॉन्गर विल बी द डिफ्लेक्शन। लेस अमाउंट ऑफ टिश्यू, lesser will be the deflection. So deflection is what? Basically deflection is the magnitude of the vector. वो डिफाइन करेगा कौन? अमाउंट ऑफ टिश्यू इन्वॉल्व। ज़्यादा टिश्यू इन्वॉल्व होंगे ज़्यादा बड़ा डिफ्लेक्शन होगा, कम टिश्यू इन्वॉल्व होंगे कम डिफ्लेक्शन होगा। रूल नंबर 2। पहला रूल क्या था बच्चों? फिर से ध्यान दीजिएगा, जब भी पॉजिटिव वेव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, पहला रूल। या तो पूरा डीपोलराइज हो या पूरा रीपोलराइज हो, मतलब रेस्टिंग हो, तब कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। Whenever there is an electrical dipole, only then there will be deflection. पहला रूल ये हो गया। दूसरा रूल क्या हुआ कि जितना ज़्यादा टिश्यू ज़्यादा होता जाएगा उतना ही स्ट्रॉन्गर डिफ्लेक्शन होगा, जितना टिश्यू कम होता जाएगा उतना ही स्लोअर डिफ्लेक्शन होगा, छोटा डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, गॉट द पॉइंट। थर्ड पॉइंट अब क्या हुआ कि हमारी पूरी की पूरी मसल ये डीपोलराइज हो गई डीपोलराइज। अब नेक्स्ट क्या होगा? रीपोलराइजेशन होगा। सो रीपोलराइजेशन कैसे होता है? बस यहाँ एक खास ध्यान देने वाली बात यह है कि रीपोलराइजेशन कार्डियक मसल्स में एक रूल होता है कि द मसल विच इज लास्ट टू डीपोलराइज इज फर्स्ट टू रीपोलराइज। ये रूल क्यों होता है इसके बारे में मैं बात अभी थोड़ी देर में करूँगा आपसे। बस फिलहाल अभी के लिए इसको रट लीजिए, मान लीजिए, खाली मेरे कहने पे मान लीजिए खाली कि द मसल विच इज द कार्डियक टिश्यू और द सेल विच वॉज लास्ट टू डीपोलराइज इज फर्स्ट टू
रीपोलराइज। ठीक है, इतना मान लीजिए, अभी अभी खाली मान लीजिए कि क्यों होता है ऐसा, इसके बारे में बताता हूँ आपको भी। सो द फर्स्ट वन विच विल रिपोलराइज विल बी दिस वन। अगर हम सेल्स का नाम रख दें तो सेल नंबर 1 हो गया, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, सेल नंबर 4। द सेल विच वॉज फर्स्ट डिपोलराइज वॉज सेल नंबर 1। द सेल विच विल फर्स्ट रिपोलराइज विल बी सेल नंबर 4। रिपोलराइज ये सबसे पहले होगा। सो दिस वन विल बिकम अगेन नेगेटिव। ये नेगेटिव हो गया है ना। अब क्या होगा, ये नेक्स्ट वाले को नेगेटिव करेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, अगेन दिस बिकम नेगेटिव। ये अब टिश्यू पार्शियली रिपोलराइज हो गया है ना। फिर ध्यान दीजिएगा, वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है इस बार क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव हो रहा है ना, नेगेटिव करते को आ रहा है। और डायरेक्शन क्या हो गई उसकी, इस बार उसकी डायरेक्शन क्या है, ये है। ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विच इज नेगेटिव दिस टाइम is moving towards negative electrode, and electromagnetic force which is negative, a wave of repolarization which is negative is moving towards negative electrode will produce a positive deflection. वेव और इलेक्ट्रोड दोनों पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव। वेव और इलेक्ट्रोड दोनों नेगेटिव होंगे, अगेन पॉजिटिव। सेम रूल बस ये है कि अगर ये नेगेटिव है और नेगेटिव से मूव कर रहा है तो डिफ्लेक्शन पॉजिटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव से मूव कर रहा है तो डिफ्लेक्शन पॉजिटिव होगा। गॉट द पॉइंट? सो इफ एन इलेक्ट्रिकल वेव विच इज नेगेटिव is moving towards negative electrode will produce a positive deflection। बस ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमने क्या 3-4 रूल सीखे, जल्दी से इनकी बात करते हैं। पहला रूल क्या सीखा हमने कि अगर वेव ऑफ डिपोलराइजेशन इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड विल प्रोड्यूस अ पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, रूल नंबर 1, ठीक है। मोर द अमाउंट ऑफ टिश्यू विल प्रोड्यूस मोर द डिफ्लेक्शन, लेस अमाउंट ऑफ टिश्यू लेस डिफ्लेक्शन। एंड वेव ऑफ डिपोलराइजेशन नेगेटिव moving away from electrode, positive electrode, or moving towards negative electrode will again produce a positive reflection। ठीक है, ये 3 रूल सीखे हमने। एक चौथा रूल, एक और रूल है कि आपने ध्यान दिया होगा कि कार्डियक मसल में एट्रिया में देयर इज नो स्पेशलाइज्ड कंडक्टिव टिश्यू लाइक इन वेंट्रिकल्स। परकिंजे सिस्टम जो है हमारा, ये देखिए आपने मैंने बनाया भी है यहाँ पर, ये सिस्टम खाली आपका वेंट्रिकल्स के अंदर है, एट्रिया के अंदर कोई भी परकिंजे सिस्टम नहीं है। लास्ट लेक्चर में भी कुछ बच्चों ने गलती की थी, परकिंजे सिस्टम जो होता है वो सिर्फ आपके वेंट्रिकल्स के अंदर है, एट्रिया में ऐसा कोई भी स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग सिस्टम नहीं है। सो इसमें जो कंडक्शन होगा कैसे होगा, वो एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल से तीसरे सेल, चौथे, पाँचवें, छठे ऐसे पास करेगा। मगर चूंकि इसमें ये स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग सिस्टम तार बना हुआ है तो इसमें कंडक्शन फास्ट होगा, है ना। कंडक्शन जब फास्ट होगा तो जो वेव जो डिफ्लेक्शन होगा वो भी फास्ट ऊपर जाएगा, फास्ट नीचे आएगा। और इसमें स्लो होगा तो ये स्लोली स्लोली ऊपर जाएगा, फिर स्लोली स्लोली नीचे आएगा। ओके, सो बेसिकली डिफ्लेक्शंस जो हो गए वो अब 3 तरह के हो गए। पहला होगा पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, है ना। और क्या होगा, बिग और स्मॉल, और शार्प और स्मूथ, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंडक्शन। अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ डिपोलराइजेशन जा रहा है तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से दूर जा रहा है तो नेगेटिव डिफ्लेक्शन, ज़्यादा टिश्यूज इन्वॉल्व है तो बिग डिफ्लेक्शन, कम टिश्यूज इन्वॉल्व है तो स्मॉल डिफ्लेक्शन, ठीक है। फास्ट कंडक्टिंग टिश्यूज में एक्शन पोटेंशियल जा रहा है तो शार्प राइज, और अगर स्लो कंडक्टिंग में जा रहा है तो स्मूथ राइज। ये 3 तरह के आपके डिफ्लेक्शंस, आप 3 6 हो गए, 6 तरह के डिफ्लेक्शंस आपको ईसीजी में देखने को मिलेंगे। अब उस चीज़ को हम यहाँ लेके आते हैं, कैसे होंगे ये डिफ्लेक्शंस, ठीक है बच्चों। अब ये टिश्यू को हटाते हैं और इस टिश्यू की जगह पूरे के पूरे हार्ट को हम यहाँ रख देते हैं। ऐसे ही जो ये हार्ट है वो हम यहाँ ले आते हैं। इस बार हम टिश्यू पे नहीं बल्कि पूरे के पूरे हार्ट पे हम गैल्वेनोमीटर को लगाएंगे और देखेंगे कैसे ईसीजी की रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है। तो जो ये हार्ट यहाँ पर हमने टिश्यू लाया था यहाँ से, इस बार टिश्यू को नहीं लाते हैं, इस बार पूरे के पूरे हार्ट को ही उठा के यहाँ रख देते हैं गैल्वेनोमीटर में, और फिर देखते हैं
कि जो हमने प्रिंसिपल्स यहाँ पढ़े थे उनको यहाँ कैसे अप्लाई करना है। ये पूरा हार्ट हम यहाँ ले आए, आ गया पूरा हार्ट आपका यहाँ पर, ठीक है। ये आदमी है, मैं हूँ, मैं काला आदमी हूँ, तो मैं काला बनाता हूँ अपने आप को, आई एम ब्लैक। ये मेरे सर है, ये मेरा ट्रंक है ना, ये मेरे पतले पतले पैर हैं और ये मेरा हाथ है। ओके बच्चों, गुड। अब हम क्या करते हैं, हम एक था नेगेटिव एंड और एक था पॉजिटिव एंड उस टिश्यू में। यहाँ पर नेगेटिव एंड कौन सा होगा, जहाँ से दूर जा रही है वेव ऑफ डिपोलराइजेशन। तो हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर का एक इलेक्ट्रोड जो है वो यहाँ बांध दिया, और एक जो है हमने वो इस पैर पे बांध दिया, ठीक है ना। अब समझते हैं बच्चों क्या रीडिंग आएगी, ठीक है ना। एक हमने राइट आर्म, ये राइट आर्म है और ये लेफ्ट फुट है, और ये आपका नीचे स्ट्रिंग गैल्वेनोमीटर है जो कि हमारे एंथोवियंस भाई साहब ने इसका इस्तेमाल किया था। अब फिर से शुरू करते हैं। इस बार कार्डियक टिश्यू नहीं है, इस बार पूरा का पूरा हार्ट है, ठीक है। अब हम फिर से सुपीरियर वेना कावा और राइट एट्रियम के जंक्शन पे है आपका एसए नोड, ये है आपका एसए नोड, और यहाँ से वेव ऑफ अभी रेस्टिंग स्टेट में है। अभी सपोज करते हैं ये एसए नोड काम नहीं कर रहा है, पूरा का पूरा वेंट्रिकल आपका पूरा का पूरा हार्ट जो है वो रेस्टिंग स्टेट में है, डिफ्लेक्शन क्या होगा, 0 है ना। अभी टोटली रेस्टिंग स्टेट में आरएमपी है, सब माइनस 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 पूरा माइनस है अंदर, तो डिफ्लेक्शन विल बी 0। अभी टिश्यू रेस्टिंग स्टेट में है, कुछ नहीं हो रहा है, तो रीडिंग विल बी 0। अब हमने क्या किया, हमने एसए नोड डिस्चार्ज किया। एसए नोड ने जब डिस्चार्ज किया तो क्या हुआ, जो एसए नोड के बगल में आपके कार्डियक मायोसाइट्स हैं वो अब स्टिमुलेट होंगे, है ना। ये मैंने फूल बनाया है, फूल लग रहा है आपको पर ये फूल नहीं, बेसिकली कार्डियक मायोसाइट्स हैं। वो कार्डियक मायोसाइट्स नेक्स्ट कार्डियक मायोसाइट को स्टिमुलेट करेंगे, है ना। ये नेक्स्ट को करेंगे, थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये नेक्स्ट को करेंगे, नेक्स्ट को करेंगे, नेक्स्ट को करेंगे, ऐसे, और ऐसे ही आपका वेव ऑफ डिपोलराइजेशन ट्रैवल करेगा आपके पूरे के पूरे एट्रिया में, है ना बच्चों, ठीक है ना। तो ये कैसा कंडक्शन हो रहा है, एक कार्डियक मायोसाइट से दूसरे कार्डियक मायोसाइट, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, तो ये स्लो कंडक्शन हो रहा है। पहली चीज़ दिस इज स्लो कंडक्शन, क्योंकि ये यहाँ पर कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू लाइक परकिंजे फाइबर्स, परकिंजे सिस्टम नहीं है जो कंडक्शन फास्ट करे, तो एक स्लो कंडक्शन हो रहा है इस टिश्यू में। पहली चीज़ स्लो कंडक्शन। दूसरा क्या है, एट्रिया का जो मसल बल्क है वो ज़्यादा है कम है, ऑब्वियसली कम है, एट्रिया छोटे छोटे होते हैं, वेंट्रिकल्स बड़े बड़े होते हैं, तो छोटा, तो डिफ्लेक्शन विल बी स्मॉल, स्लो कंडक्शन विच इज स्मॉल। अब यहाँ पर है आपका नेगेटिव, यहाँ पर है आपका पॉजिटिव, राइट साइड नेगेटिव, और जो वेक्टर है हर एक जो एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल कर रहा है उन सब का वेक्टर जो है वो ऐसे ऐसे जा रहा है। मैं दूसरे से बनाता हूँ, ब्लैक से बनाता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर एक का जो वेक्टर है वो जा रहा है कुछ ऐसे, और आप लोग को पता है जब एक ही टाइम पे, ये अगेन फिजिक्स है आपकी, एक ही टाइम पे बहुत सारे वेक्टर एक साथ मूव कर रहे हैं तो देयर हैज़ टू बी अ रिजल्टेंट वेक्टर। सो रिजल्टेंट वेक्टर जो इसका है, इस सारी एक्टिविटी का जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड टूवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लाइक दिस। ओके, क्या देखा आपने, स्लो कंडक्शन हो रहा है एट्रियाज में, मसल बल्क कम है तो स्मॉल कंडक्शन हो रहा है, और इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड टूवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। सो अगर हम उस डिफ्लेक्शन जो उस मशीन में होगा उसको हम पेपर पे ले लें अगर, तो क्या होगा, एक स्मॉल डिफ्लेक्शन, बल्क कम है सो स्मॉल डिफ्लेक्शन, ठीक है, फिर
स्लो। स्लो क्यों? क्योंकि कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू यहाँ पर नहीं है, परकिंजी सिस्टम नहीं है, मसल्स के अंदर फ्लो कर रहा है। तो स्मूथ, क्योंकि जो ये नीडल है वो स्लोली स्लोली पॉजिटिव की तरफ जाएगी और फिर स्लोली स्लोली वापस आएगी। और अगर पेपर मूव कर रहा होगा तो एक धीरे से वो छोटा सा आपको एक वेव मिलेगी, ठीक है। और चूंकि ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है वेव डिपोलराइजेशन, तो एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। बच्चों गॉट द पॉइंट? व्हाई दिस पॉजिटिव डिफ्लेक्शन स्मॉल, राउंड एंड पॉजिटिव डिफ्लेक्शन? बिकॉज it is moving from negative towards positive electrode, so positive deflection। bulk कम है तो छोटा, and no specialized conducting system, so small, so slow conduction in a positive direction will produce small positive wave, and this wave is called as P wave। बच्चों ध्यान दीजिएगा, this wave is called as P wave। so basically P wave क्या है? P wave is basically atrial depolarization। atria has got depolarized in this P wave। अब यहाँ पर तो आपको पता है कि आपका एक फाइब्रस टिश्यू है ना, आप सबको याद है ना। सो बेसिकली ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये सब यहाँ के ख़त्म हो गई, ये वाली, ये वाली और ये वाली भी। बची कौन सी? जो यहाँ से यहाँ आई थी, और वो कहाँ पर आई? आपके AV नोड पे आई। AV नोड पे आई, इस पे आई, और AV नोड पे आकर कंडक्शन स्लो हो गया, AV नोडल डिले। और AV नोड बहुत छोटा टिश्यू है, बहुत ही छोटा, आप देख सकते हैं पूरा हार्ट के मुकाबले कितना छोटा सा है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है वो आपके हार्ट में जो है एक्टिविटी हो रही है वो इतनी बड़ी नहीं है कि वो यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन पैदा कर सके। सो देयर विल बी एन आइसो इलेक्ट्रिक लाइन ड्यूरिंग दिस communication from the AV node। got the point बच्चों? तो there is an isoelectric line, no positive, no negative deflection। क्योंकि पेपर कंटिन्यूसली मूव कर रहा है तो स्टाइलस मूव नहीं कर रहा है, तो ये जीरो पे रहेगी। और there is a isoelectric line and this is because of AV nodal delay। ठीक है बच्चों, यहाँ सब कुछ सही है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। इस चीज़ को जब यहाँ होने वाली है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ दिखाता हूँ आप लोग को, यहाँ थोड़ा समझाने के लिए आप लोग को है, थोड़ा सा डिले बस मिटा रहा हूँ समझाने के लिए। यही मैं यहाँ वेंट्रिकल्स को यहाँ बनाता हूँ, ये आपका वेंट्रिकल है, ठीक है ना, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ये आपका इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम जो यहाँ पर है। AV नोड ऊपर कहीं है, इसके ऊपर, ठीक है ना, और यहाँ से कंडक्शन हो रहा है इस AV नोड से, और चूंकि इस पर कंडक्शन हो रहा है, स्लो हो रहा है, तो ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन। अब क्या होता है? AV नोड कंटिन्यूज एज बंडल ऑफ हिस, और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर आकर के ये एक लेफ्ट ब्रांच देता है, एंड देन इट कंटिन्यूज एज राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड राइट बंडल ब्रांच। ओके बच्चों, ये सब कुछ सही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं जो मैंने बताया था आपको वही है। आपको मैंने एक और चीज़ बताई थी कि एट्रियाज और वेंट्रिकल्स के बीच में एक फाइब्रस रिंग होती है। जब ये कंटिन्यू करता है परकिंजी फाइबर्स नीचे, तो इस फाइब्रस टिश्यू का कुछ पार्ट ये इसके साथ साथ नीचे ट्रेवल करता है, एंड इट कवर्स दिस लेफ्ट एंड राइट परकिंजे फाइबर्स को भी कवर कर लेता है ये। और नीचे आकर के यहाँ पर नीचे आकर के सिर्फ राइट जो बंडल ब्रांच होता है वो ब्रांचेस देता है टू इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। बच्चों प्लीज़ ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। चूँकि सिर्फ लेफ्ट वाला ही ब्रांचेस दे रहा है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम मसल्स को, तो इसलिए वेव ऑफ डिपोलराइजेशन जो यहाँ बनती है वो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करती है। इट मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पहली बात। और नीचे से ऊपर नहीं दे रहा है, ये ब्रांचेस नीचे दे रहा है, तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम बिलो अपवर्ड्स, सो समथिंग लाइक दिस। ऐसे एक वेव ऑफ डिपोलराइजेशन, पॉजिटिव वेव ऑफ डिपोलराइजेशन इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम बिलो टू अपवर्ड्स। गॉट द पॉइंट?
है ना बच्चों, ठीक है ना। सो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जब डिपोलराइज हो रहा है तो एक वेव ऑफ डिपोलराइजेशन इज मूविंग लाइक दिस। अगर हम यहाँ बनाएंगे इसको तो इट इज मूविंग लाइक दिस, है ना बच्चों। सो अगेन अ वेरी स्मॉल, दिस इज वेरी स्मॉल। सेप्टम कितना मोटा होगा, इतना पतला सेप्टम है तो डिफ्लेक्शन बहुत छोटा होगा, मगर फास्ट होगा स्लो होगा, फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पेशलाइज्ड परकिंजे फाइबर्स पे कंडक्शन हो रहा है। तो a small but fast conduction and moving away from the positive electrode, ये पॉजिटिव है इससे दूर जा रहा है। So a small deflection which will be negative, क्या यार, which will be negative and small negative and fast conduction, so sharp, so something like this। स्मॉल कंडक्शन छोटा है, नेगेटिव में है से दूर जा रहा है, और फास्ट है इसलिए पॉइंटेड है, शार्प, जल्दी से हुआ ये और तेज। सो दिस इज कॉल्ड एज अ क्यू वेव इन ईसीजी। वेरी गुड बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज अ क्यू वेव इन द ईसीजी, ठीक है। और उसके बाद जब सेप्टम हो गया, सेप्टम डिपोलराइज हो गया, नाउ द परकिंजे सिस्टम अगेन कंटिन्यूज and keep on giving their branches to the main bulk of the ventricle, and now this time the whole ventricle bulk, main ventricle will depolarize. So right ventricle and left ventricle both depolarizes together। मगर आपको एक और ध्यान देने की बात यह है कि जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इट इज 3 times द साइज थिकनेस ऑफ द राइट वेंट्रिकल। बहुत मोटा होता है, 3 times थिकर, और ये पतला होता है। सो हमेशा डिपोलराइजेशन कहाँ से हो रहा है? अंदर से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ आपका परकिंजे सिस्टम यहाँ पर है, यहाँ वाला आपका कार्डियक मायोसाइट्स होगा डिपोलराइज, ये ऐसे करेगा, ये ऐसे करेगा, ये ऐसे करेगा और ये इसे करेगा। तो वेव ऑफ डिपोलराइजेशन जो है वो कुछ ऐसे ट्रेवल करेगी, है ना। यहाँ पर तो ऐसे, यहाँ पर कुछ ऐसे, यहाँ पे कुछ ऐसे, यहाँ पे कुछ ऐसे। तो वेव ऑफ डिपोलराइजेशन कुछ ऐसे ट्रेवल करेंगी पूरे के पूरा वेंट्रिकल डिपोलराइज हो रहा होगा। मगर चूंकि राइट वेंट्रिकल पतला है, लेफ्ट वेंट्रिकल मोटा है और बहुत सारे वेक्टर एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं, तो अगेन द रिजल्टेंट वेक्टर, जब बहुत सारे वेक्टर एक साथ होते हैं तो वी विल टॉक अबाउट रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो लेफ्ट साइड में होगा, कुछ ऐसे। और चूंकि ये सबसे बड़ी बल्क मसल का सबसे ज़्यादा अमाउंट डीपोलराइज हो रहा है इस समय, सो इट विल बी अ बिग डिफ्लेक्शन। सो अ बिग डिफ्लेक्शन यहाँ पर बनाएंगे तो कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। अ पॉजिटिव वेव ऑफ डिपोलराइजेशन मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड big tissues, more tissues, so big deflection and fast deflection because it is happening in Purkinje systems. So there will be a big positive deflection like this, and this is called as R wave of ECG. Okay? और फिर जब ये सब होंगे डिपोलराइज तो ये आपका वेव ऑफ डिपोलराइजेशन पहुंचेगा आपके बेस ऑफ द वेंट्रिकल्स में। बेस ऑफ द वेंट्रिकल्स आर लास्ट टू डिपोलराइज। और यहाँ पर कैसे होगा डिपोलराइजेशन? इस डायरेक्शन में, है ना। वेव ऐसे आ रही है तो ये कुछ ऐसे, दोनों को जोड़ देंगे तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। मगर चूंकि परकिंजे सिस्टम की वजह से हो रहा है तो फास्ट अवे फ्रॉम इलेक्ट्रोड्स, नेगेटिव परकिंजे सिस्टम में हो रहा है तो फास्ट हो रहा है। मगर बेस ऑफ जो आपका जो बेस है बहुत ज़्यादा टिश्यू नहीं होता है, तो एक स्मॉल, बहुत बड़ा नहीं, स्मॉल डिफ्लेक्शन, एंड दिस इज कॉल्ड एज एस वेव। दिस इज कॉल्ड एज एस वेव। और आपने एक और बात ध्यान दी यहाँ पर कि जब एट्रिया हो रहा है डिपोलराइज तो एक खाली वेव आ रही है, और जब वेंट्रिकल हो रहे हैं डिपोलराइज तो 3 वेव्स आ रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए क्योंकि जब आपका वेंट्रिकल डिपोलराइज हो रहे होते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम डिपोलराइज हो रहा होता है, तो इतनी जल्दी होता है ये कि जब ये पूरा हो जाता है डिपोलराइज तब आपका
मेन मसल बल्क है वेंट्रिकल्स का वो होती हैं स्टार्ट की, और जब ये पूरी हो जाती हैं तब ये तीसरा होता है। इसीलिए हमें 3 अलग अलग इंडिविजुअल इवेंट दिखते हैं, और चूंकि ये स्लो हो रहा होता है इसलिए ये हमें एक ही इवेंट दिखता है। ठीक है, तो PQRS वेव आपने देखा कि वेंट्रिकल्स डीपोलराइज हो गए, उसके बाद एट्रिया डीपोलराइज हो रहे हैं। अब एट्रियाज रीपोलराइज तो हुए नहीं, या शायद हो रहे हैं मगर वो एक छोटी एक्टिविटी है, और उसी टाइम पे एक बड़ी एक्टिविटी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है। तो एट्रियल रीपोलराइजेशन विच इज अ स्मॉलर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी गेट मास्क्ड बाय अ बिगर एक्टिविटी विच इज हैपनिंग विच इज वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और अब क्या हुआ, पूरा का पूरा वेंट्रिकल डीपोलराइज हो चुका है। जब पूरा का पूरा डीपोलराइज हो चुका है तो क्या हो जाएगा, अगेन एन आइसोइलेक्ट्रिक लाइन। अगेन गॉट द पॉइंट, अगेन दे विल बी एन आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, क्योंकि पूरा का पूरा वेंट्रिकल डीपोलराइज हो चुका है। अब क्या होगा, स्टार्ट रीपोलराइजेशन। मैंने आपको एक बात उस समय बोली थी ना कि इन वेंट्रिकल्स द मसल विच इज लास्ट टू डीपोलराइज इज फर्स्ट टू रीपोलराइज। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है, आपको पता है कि जो ब्लड सप्लाई कर रही हैं आपके वेंट्रिकल मसल्स को, वो जो वेसल्स हैं वो बेसिकली आपके मसल्स के अंदर से ही ट्रेवल कर रही होती हैं, है ना। और जब ये सपोज के लिए ये वो आर्टरीज वो कैपिलरीज हैं जो ब्लड लेके जा रही हैं, और ये हमारे कार्डियक मसल्स हैं, इनके सप्लाई कर रही है। अब ये कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर गया, अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये खुली रहेंगी कि बंद हो जाएंगी? ये बंद हो जाएंगी, सिंपल है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये वॉल के पास वाला ये मायोकार्डियल टिश्यू है जिस इज कॉल्ड एज एंडोकार्डियम, और ये दूर वो पेरिकार्डियम के पास वाला है इट्स कॉल्ड एज एपिकार्डियम। सो योर वेंट्रिकल थिकनेस ऑफ द वेंट्रिकल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स को हम डिवाइड में कर लें अगर, तो 1/3 जो हो गया ये एंडोकार्डियम हो गया, ये सेंटर का पार्ट हो गया, एंड दिस इज योर एपिकार्डियम। अब जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड यहाँ है और ये, इन दोनों के बीच में आपका एंडोकार्डियम जो है वो कंप्रेस हो गया। सबसे ज़्यादा कौन प्रेस हुआ? एंडोकार्डियम। और सबसे कम प्रेस कौन सा हुआ आपका? एपिकार्डियम। तो एपिकार्डियम में जो वेसल्स होंगी वो कम दबेंगी, और जो इसमें वेसल्स होंगी एंडोकार्डियम में वो ज़्यादा दब जाएंगी। ज़्यादा दब जाएंगी तो वो ब्लड फ्लो उनमें रहेगा नहीं, ब्लड फ्लो नहीं होगा तो रिपोलराइजेशन विल बी डिलेड इन एंडोकार्डियम एंड इट विल बी अर्लियर इन एपिकार्डियम। सो दैट्स व्हाई epicardium will be first to repolarize and endocardium will be last to repolarize because blood flow has stopped in endocardium। जब ये प्रेशर बनेगा, दबाएगा, तो सबसे ज़्यादा ये वाला पार्ट दबेगा और सबसे कम ये वाला पार्ट दबेगा। तो सबसे ज़्यादा ब्लड फ्लो इसमें मेंटेन रहेगा और सबसे कम ब्लड फ्लो इस वाले में रहेगा। और सबसे कम ब्लड फ्लो होगा तो सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा इसको रिकवरी करने में, और सबसे कम टाइम लगेगा इसको रिकवर करने में। सो wave of repolarization will be in this direction। got the point? और सारी जो wave of repolarizations हैं वो सारी की सारी ऐसे होंगी सबकी। और फिर से again when too many activities electrical activities happening at the same time we will talk about resultant activity, the resultant vector, और जो कि इस केस में किस तरफ होगा? ऐसे होगा। मगर चूंकि ये एक नेगेटिव वेव है ना, रिपोलराइजेशन हो रहा है ना, सब नेगेटिव हो रहा है, तो ये एक नेगेटिव वेव है, दिस इज अ नेगेटिव वेव एंड इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। अ नेगेटिव वेव मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इट इज मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव। नेगेटिव वेव मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव विल प्रोड्यूस अ पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। बट डिपोलराइजेशन बहुत फास्ट था, रिपोलराइजेशन स्लो है। स्लो होगा तो a positive deflection which is slow, smooth, so this will produce a T wave। so ये आपकी ECG की 5वीं वेव है। P wave because of atrial depolarization, QRS complex because of ventricular depolarization, and T wave because of ventricular repolarization।
इसमें एट्रियल डिपोलराइजेशन कहाँ पर है? इट गेट मास बाय अ बिगर एक्टिविटी विच इज हैपनिंग विच इज कॉल्ड एज QRS कॉम्प्लेक्स। गॉट द पॉइंट बच्चों? तो ऐसे हमारी ये 5 वेव्स जनरेट हो रही हैं बिकॉज हार्ट में अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेक्टर्स, इलेक्ट्रिकल वेक्टर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो काम कर रहा है, जो कि पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है या नेगेटिव से मूव कर रहा है, जिसकी वजह से अलग अलग डिफ्लेक्शंस हो रहे हैं जो कि हम रिकॉर्ड कर पा रहे हैं एक पेपर पे विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। गॉट द पॉइंट? P wave ventricular, P wave because of atrial depolarization, Q wave because of depolarization of interventricular septum, R wave because of depolarization of main muscles, main bulk of ventricles, S wave is because of depolarization of base of the ventricles, and T wave is because of repolarization of ventricles। ठीक है, इसी तरह से हमारे जो मशीन आज हम लोग यूज़ करते हैं उसमें हम अलग अलग जगह पे इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं और उन इलेक्ट्रोड्स को हम लोग रीड करते हैं इन ECG। ओके, सो जैसे एक राइट आर्म पे रखा था, एक लेफ्ट फुट पे रखा था, ऐसे एक राइट फुट पे भी बांधते हैं हम इलेक्ट्रोड, ठीक है, और एक हम लेफ्ट साइड में भी बांधते हैं, लेफ्ट आर्म पे भी इलेक्ट्रोड। तो 4 ये हो गई लिम्ब लीड्स, दीज 4 आर लिम्ब लीड्स। गॉट द पॉइंट? लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, लेफ्ट फुट, राइट फुट, ये 4 हो गए आपकी लिम्ब लीड्स। फिर हम 6, ये जो लिम्ब लीड्स होती हैं बेसिकली ये हमारे हार्ट को जो ऐसे देखती हैं कोरोनल सेक्शन में, कोरोनल ऐसे हाथी अंधे थे ना, अंधे, तो ये जो 4 लिम्ब लीड्स हैं ये हमारे हार्ट को ऐसे देख रही हैं, ऐसे। और एक होती हैं चेस्ट लीड्स जो कि हमारे हार्ट को ऐसे ट्रांसवर्सली देखती हैं, ऐसे। वो V1 से लेकर के V6 से लेकर के V6 तक होती है, नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। V1 जो होती है वो हमारे स्टर्नम के जस्ट राइट में होती है, इन 4th इंटरकोस्टल स्पेस। अब वो कैसे नापेंगे हम? स्टर्नल नॉच से नीचे गए, एंगल ऑफ लुइस के जस्ट लेटर ही आए हम 2nd इंटरकोस्टल स्पेस, 2nd के नीचे 3rd के नीचे 4th। सो स्टर्नम के जस्ट बगल में 4th इंटरकोस्टल स्पेस में राइट साइड में हमारी V1, स्टर्नम के जस्ट लेफ्ट में 4th इंटरकोस्टल स्पेस में V2, क्लेविकल मिड क्लेविकल लाइन में V5 में हमारी V4, और V2 और V4 के बीच में V3, फिर मिड एक्सिलरी लाइन में 5th इंटरकोस्टल स्पेस में आपकी V6, और V4 और V6 के बीच में V5। तो ये 6 लीड्स हमारे हार्ट को ट्रांसवर्सली देखती हैं, और ये 4 लिम्ब लीड्स जो हैं वो हमारे हार्ट को कोरोनल सेक्शन में देखती हैं, ऐसे कोरोनल, क्राउन पहनते ना, क्राउन से कोरोनल हो गया, ठीक है। तो ये हो गई 6 और 3, और बेसिकली हमारी 3 होती हैं बाइपोलर लीड्स। बाइपोलर लीड्स क्या? 2, ये सब यूनिपोलर हैं, मतलब V1 विल बी पॉजिटिव एंड जो 2nd इलेक्ट्रोड है, जो यहाँ पर 2nd इलेक्ट्रोड है, दैट विल बी ऑन 0, है ना, V1 और 0, V2 और 0, V3 और 0, V4 और 0, V5 और 0, V6 और 0। तो ये हो गई हमारी 6 यूनिपोलर लीड्स। अब हम बात कर लेते हैं बाइपोलर लीड्स की। बाइपोलर मतलब 2, एक पॉजिटिव, जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव था, वैसे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो जब लेफ्ट आर्म पॉजिटिव होगा और राइट आर्म नेगेटिव होगा, दिस विल मेक योर लीड 1। जब राइट आर्म नेगेटिव होगा और लेफ्ट फुट पॉजिटिव होगा, दिस विल मेक योर रोमन नंबर में लीड 2। और जब ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, दिस विल मेक योर लीड 3। तो कितनी लीड हो गई? लीड 1, बाइपोलर लीड्स 3 हो गई, लीड 1, लीड 2 और लीड 3, और V1 से लेकर V6 ये हो गई यूनिपोलर लीड्स। 3 बाइपोलर लीड्स, 6 यूनिपोलर लीड्स, कितने हुए? 9। हम बात कर रहे थे 12 लीड की, बाकी के 3 कहाँ हैं? बाकी के 3 क्या हो गए? AVR, AVL और AVF। AVR ये, AVL ये, और AVF ये A क्या है? A ऑगमेंटेड, ये मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए खाली इतना। तो 3 बाइपोलर लीड्स, 6 यूनिपोलर लीड्स, चेस्ट लीड्स, और 3 आपकी AVR, AVL और AVF। ये हो गई आपकी
3 और यूनिपोलर लीड्स। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये 12 लीड्स आपके हार्ट को डिफरेंट जगह से देख रहे हैं और डिफरेंट जगह से देख के हमें रीडिंग दे रहे हैं और उन रीडिंग को हम इंटरप्रेट करते हैं, किस पेपर पे करते हैं, कैसे करते हैं, ये बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ईसीजी के बारे में समझने के लिए। ठीक है, ये आज की क्लास ईसीजी कैसे बनता है, बेसिक्स कंसेप्ट्स ये आपने आज समझ लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कैसे वेव्स आती हैं अलग अलग किस्म में और हम उन्हें कैसे इंटरप्रेट करते हैं। ओके बच्चों, दिस इज ऑल फॉर द डे, ऑल द बेस्ट।